एनआरसी और सीए भी अभी हाल ही में आ रहा है और इससे पहले यूसीसी लाए थे ये। तो ये एनआरसी और सीए क्या चीजें हैं, आपको समझ आ रही है? क्या पे देखिए, टॉपिक भी है? एनआरसी और सीए की बात है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात होती है और एनआरसी की बात होती है। देखिए, पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA लाया जाएगा। इसमें अभी जो सरकार का प्लान है कि वो अब देखते हैं कि 1971 या 87 कहाँ तक वो रखते हैं कि यहाँ तक हम मानते हैं ये यहाँ के सिटीजन, उसके बाद के हम नहीं मानते हैं। उस हिसाब से इस पर चर्चा होंगी और फिर उसके बाद सीए और एनआरसी लिंक समझिएगा। हमारी लड़ाई जो मुख्य है, क्योंकि हमारे हिसाब से वायलेशन क्या हो रहा है, वायलेशन आर्टिकल 14 का हो रहा है और आर्टिकल 21 का हो रहा है। इसका मतलब है कि आप समानता अधिकार की बात करते हैं और एक कानून ऐसा बनाते हैं जो आप कहते हैं कि शोषण सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जो अल्पसंख्यक में है हमारे हिंदू भाई लोग, उनका शोषण हुआ। उनके आने का तरीका तो है ही है, वो आते भी हैं, आ भी रहे हैं, आइए, बिल्कुल आइए, स्वागत है। मैं तो एकदम खड़ा हूं हिंदू भाइयों के लिए। अगर किसी का भी कहीं भी शोषण होगा, उनको आना चाहिए इस देश में। ये देश सभी के लिए है, ये देश सभी के लिए, और इस देश में हर इंसान सभी के लिए जरूरतमंद की तरह खड़ा रहेगा, चाहे कोई भी हो। अब बात होती है, ऐसी बात नहीं मुसलमानों का शोषण नहीं होता है, या पाकिस्तान में मुसलमानों का शोषण नहीं होता है, अफगानिस्तान में नहीं होता है, क्योंकि हर मुसलमानों में कैटेगरीज है, सबकी विचारधाराएं मैच नहीं करती हैं। मुसलमानों का बिल्कुल शोषण होता है। कुछ मुसलमान भी आए हुए हैं जो मुसलमान शोषित है, जिन मुसलमानों का शोषण हुआ है, उनको आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। हमारा कहना है कि, और रही बात हमारे हिंदू भाइयों की, तो आप कानून में संशोधित करिए, इंसानों की बात करिए, नागरिकों की बात करिए, या व्यक्तियों की बात करिए। तो एनआरसी इतना ज्यादा मतलब लोगों के लिए और खौफ क्यों बना है, मतलब ऐसा, मतलब देखिए, सबसे पहले तो खौफ तो इंसानों को एक चीज तो सोच लेना चाहिए, खौफ सिर्फ उससे होना चाहिए, अल्लाह से। मैं डरता किससे हूँ? अल्लाह से। तो मैं खौफ अल्लाह से रखूंगा, चाहे कुछ भी आ जाए। हमारी चंद दिनों की जिंदगी इस दुनिया में है। 30 साल मैंने जी चुका हूँ जिंदगी, 30 साल जो भी अल्लाह हमको इस दुनिया में रखे, खौफ अल्लाह से करें। एनआरसी सीए सरकारें आएंगी और जाएंगी कई, और ऐसी एनआरसी सीए आता और जाता रहेगा। हम लोग हैं, विरोध किया जाएगा कलम के दम से। मैं कहता हूँ, लड़ाई हाथापाई और इससे नहीं होती है, लड़ाई कलम के दम से, संविधान के तहत होगी, लड़ाई होगी। जो होगा, जो बेहतर रहेगा, वो आगे देखा जाएगा, लेकिन लड़ाई हक की लड़ी जाएगी। तो क्या तैयारियां करना चाहिए लोगों को एनआरसी और देखिए, हम भारत के निवासी हैं, ये सभी को पता है, और जिन ऐसा बात नहीं, जो भी हमारे मुस्लिम भाई लोग निवास कर रहे हैं, अल्पसंख्यक लोग जो भी लोग हैं, वो लोगों को अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स ठीक रखने चाहिए, निकटतम बनवाने चाहिए कि भाई हमारे पिता ने यहाँ संपत्ति, उनके मरने के बाद हम आए, डेट ऑफ बर्थ अपना सही रखना चाहिए। यही सब डॉक्यूमेंट्स हैं और इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बड़ी चर्चे में था पिछले 2 4 6 महीने में, और इस समय किस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड भी ये ला सकते हैं, इसी भी चर्चा हो रही है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक राज्य में, उत्तराखंड राज्य ने अपना एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया और उन्होंने लागू करने की कोशिश की, उसका एक्ट बनाने की कोशिश की है, जो केंद्र के तहत, वो केंद्र भी इसके पे विचार कर रहा है। कई बार इसमें बहुत सारे कमेटियां बना चुकी हैं, इसमें पूर्व जजेस भी थे, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता ये मानते हैं। तो मेरा कहना है कि देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड तभी बन सकता है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, मतलब अनुच्छेद 44 जो संविधान, भारतीय संविधान है, उसमें इसकी बात कही गई है। तो इसको बात को पूर्ण करने के लिए सबसे पहले हमको देखना है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स तो किसी के नहीं जा रहे हैं ना, क्योंकि जो धर्म की स्वतंत्रता फंडामेंटल राइट जा रहे हैं मुसलमानों के या क्रिश्चियन के, क्योंकि आर्टिकल 25 से 28 है, ये फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएस में जब भी क्लेश होगा तो हमेशा फंडामेंटल राइट प्रियोरिटी करेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होगी कि जो इन्होंने कानून की बात की, इस कानून में कमेटी होनी चाहिए हर धर्मों के लिए, तो किसी का वायलेशन ना हो। मैं कहता हूं कि किसी धर्म में कोई भी ऐसी प्रथाएं, कुप्रथाएं जो हैं, उसको समाप्त किया जाए। और बात हुई है, तो मैं कहता हूं कि आप, इन्होंने जो अभी धामी सरकार लाया है उत्तराखंड में, मैं कहता हूं कि आप अपना धर्म या अपना कोड जो 1955 वाला, वो मुसलमानों के ऊपर, शरीयत के ऊपर नहीं थोप सकते कि हमारा बेस्ट है। आप कह रहे हैं कि हमारे मुस्लिम समाज में, ठीक है, शादियां कहाँ कहाँ नहीं होती हैं, ये सभी को पता है कि वो अपनी सगी बहन से शादी नहीं कर सकते हैं। वो अगर किसी की माँ ने किसी और को दूध पिलाया तो उनसे वो शादी नहीं कर सकती हैं। किसी वो दूसरा निकाह वो सगी बहनों से नहीं कर सकते हैं अगर उनकी वाइफ है। तो ये सारी चीज़ें फाउंडेशन हम शरीयत से चल रहे हैं। आप हमें लिख के हिंदुओं की तरह 5 पीढ़ी यहाँ शादी नहीं कर सकते ननियाल में, और
4-5 पीढ़ी कह दी है कि इनमें शादी नहीं कर सकते। ये कौन सा तरीका है भाई? आप अपनी चीजें मुझ पे नहीं थोप सकते हैं, क्योंकि मेरी भी शरीयत है और मैं अपनी शरीयत पे चल रहा हूँ, जो मेरे लिए भाई हमारे संविधान ने चलने के लिए कहा है। तो आप अपनी चीज, सबसे पहले बात करते हैं कि अब ये बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, क्या मुसलमानों को फैमिली डिवाइडेशन रिबेट में डालेंगे? जो ये टैक्स लेंगे क्या मुसलमानों को डालेंगे? अब मैं बात करता हूँ यूनिफॉर्म, जो ये बोल रहे हैं बार बार, अब मैं इनसे कहता हूँ कि जो ये फैमिली लॉ है, इसमें सेक्शन 5 है, सब सेक्शन 4 और 5, क्या उसको समाप्त कर देंगे? क्या ये जो शेड्यूल कास्ट है उसको समाप्त कर देंगे? कि जिनकी अगर आपस में, आपको मैं बताता हूँ साउथ में क्या होता है। साउथ की सबसे प्रिय शादी मानी जाती है मामा और भांजी की शादी, प्रिय शादी मानी। वहां पे चाचा की लड़कियों से शादी होती है, मौसी की लड़कियों से शादी होती है साउथ में। क्या उनको समाप्त कर देंगे? बोलेंगे वो शेड्यूल ट्राइब्स में आते हैं, वो करते हैं। तो जहां पर अगर उनकी कस्टम होता है, कस्टम का मतलब पुरानी चीजें होती चली आ रही हैं, तो उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, वो होंगी। उनको वहां पे, उनको में नोट करके डाल दिया गया सेक्शन, वो क्या आप खत्म कर देंगे? क्या आप ये गोवा में जो एक लॉ बनाया गया, जो कि यूसीसी की बात करते हैं, गोवा में है। गोवा में एक लॉ आपको मैं बताता हूँ, आपको पता भी नहीं होगा। गोवा में ये लॉ है कि अगर किसी महिला को बच्चे नहीं हो रहे हैं, ठीक है, अगर उस महिला की उम्र 25 साल से ऊपर जा रही है और उसके बच्चे 10 साल से नहीं हो, तो वहाँ का आदमी दूसरी शादी कर सकता है। ये है। असम का आपको रूल बताते हैं, आइए। असम में एक महिला 3-4 मर्दों से शादी कर सकती है। हाँ, असम का है रूल। ये किसका है? ट्राइब्स का है, वहाँ के लोगों का है, वहाँ की जो जनजातियां हैं अपनी। क्या आप इनका विरोध कर लेंगे? बात यहाँ मुसलमानों की नहीं, बात यहाँ है कि हमको धर्म ने आज़ादी दी है, इस संविधान के तहत मिली है, जो आर्टिकल 25 से 28 में है, उसके हिसाब से हमें चलने दीजिए। हमारा क्या है? 4 ही चीज़ तो अलग है। हम शादी करते हैं, डाइवोर्स हमारा अलग है, हमारा उत्तराधिकारी जो सक्सेशन होता है वो बढ़ के अलग आता है, यही तो अलग है ना। और क्या हमारा अलग? हम क्रिमिनल एक साथ गवर्न होते हैं। हत्या करेंगे 302 के आप भी मुजरिम रहेंगे, 302 के आप भी मुजरिम। रेप करेंगे तो वही है। मेरा कहना है कि हम जिस नेचर में रह रहे हैं उस नेचर को तो हमको जीवित करना चाहिए, अपने शरीयत से जीवित करें। हम कहाँ कह रहे हैं? कुछ लोग इसमें, देखिए आपसे अभी वीडियो देखेंगे आपके, तो कुछ लोग पता है इसमें आ जाएंगे बोलने। क्या बोलेंगे मैं बताता हूँ, उनके क्या क्वेश्चंस रहेंगे। वो कहने आ जाएंगे आपसे कि ये बता दीजिए आप तो क्यों नहीं आप हाथ चोरी करने पे हाथ काटने की सजा दे देते हैं। आ जाइए क्रिमिनल में, तब क्रिमिनल भी उसी टाइप से जोड़ लीजिए। मैं तो कहूँगा अच्छी बात है, हम लोग बेबाक है, आप रखिए। अगर जो जिना करेगा उसको गाड़ के पत्थर मारा जाए। क्यों? क्योंकि जिना, रेप ऐसे ऐसे इस देश में हुए हैं जो घोर निंदा करने वाले हैं, और इसकी जिस तरह सजाए मौत ही होना चाहिए। तो आप जिस तरह कहते हैं ना, हम तो कहते हैं गलत जो होगा उसकी जांच होगी, जांच के बाद पाया जाएगा तो उसका हाथ काट देगा चोरी। मैं क्रिमिनल आपने बना दिया, अच्छा किया, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ क्रिमिनलाइज को। अगर आप इस पे शरीयत पे भी आएंगे तब भी मैं सपोर्ट करूंगा। ये कहना बंद कर दिया। हमारा सिविल का जो नेचर है, अगर शादी अपने हिसाब से करेंगे हमारे में, क्योंकि हमारे में जो शादियां होती हैं वो जन्म जन्म का साथ नहीं है, हमारे में एक ही जीवन है। एक ही जीवन है। तो एक जीवन में हमको जन्म जन्म के साथ के तहत नहीं, कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज होती है मुसलमानों में। कॉन्ट्रेक्चुअल का मैरिज का मतलब होता है कि आपने और दुल्हा और दुल्हन की तरफ से इच्छाएं जाहिर की, आपस में शादियां हुई, एक साथ रहने का मन किया, अच्छे से रह रहे हैं और रिश्ता निभता चला गया तो पूरी जिंदगी निभ जाता है। नहीं निभा कोई बात नहीं, आप अलग हो जाइए, हम अलग हो जाए, यही है ना। कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज एग्रीमेंट है, 7 जन्म का साथ नहीं है कि आप गाली देते रहिए, मारते रहिए तब भी हम रहेंगे, ऐसा नहीं है हमारे में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे में अब मेहर खत्म कर देंगे एक महिला का। मुसलमानों में सबसे बहुत अच्छी चीज है महिलाओं के लिए मेहर, कि आप जिस दिन शादी करेंगे जो मुसलमानों की मेहर है, चाहे वो मेहर जितनी भी अपनी मांग करेंगी, और पुरुष को शादी करने के लिए वो मेहर की अदायगी करनी पड़ेगी। ये महिलाओं का हक है। ये बार बार आते कहते हैं कि अभी इन्होंने जो एक सक्सेशन एक्ट में लाया 2005 में है, तो मैं कहता हूं कि अगर हर बाप जो संपत्ति शरीयत से बनती है अपनी बच्ची को देगा, ठीक है, वो अपनी बच्ची को देगा। अब ये बोलते हैं कि आप बराबर का हक नहीं कहते कि बराबर का हक लो, ये लोग बोलते हैं। वो तो अपने मुसलमानों में लड़कियां अपने बाप से भी लेके आएंगी और जहां शादी करेंगी वहां भी लेंगी अपने सौरी हक। क्या हुआ, एक बराबर हुआ कि नहीं? क्या बात करेंगे, उल जलूल वाली बातें नहीं करना है। बात हक की हो, बात सही हो,
और बात शरीयत की हो। आप अपना धर्म या अपना कोई कोड हम पे थोप नहीं सकते हैं, क्योंकि इस देश ने हमको आज़ादी दी है धर्म की स्वतंत्रता है पूजा पाठ करने की, हम उस तरह अपना पूजा पाठ करते हैं। ठीक, बहुत अच्छा लगा बात करें बेबाक इंटरव्यू आपने सुना तैयब पार्षद का। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द।